कनाडा में मेरे पॉइंट्स नहीं हो रहे, कनाडा में मेरे को पीआर नहीं मिल रहा है, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है कि पॉइंट्स नहीं होने वाले अगर आप +2 के बाद आते हो, जिंदगी बर्बाद हो गई। 12वीं के बाद आ रहे हो तो फिर रेडी रहना कि कनाडा में अगर आप +2 के बाद आते हो तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो CRA स्कोर कुछ 550 के आजू बाजू है। पीआर PNP प्रोविंस में जाके ही लेना पड़ेगा। अगर आप 4 साल का बैचलर्स कर रहे हो तो 60,000 कैनेडियन डॉलर्स, और अगर आपको LMIA भी मिल गया, बना दो कि भाई नेक्स्ट ईयर की जो फीस है वो मैं खुद निकालूंगा। लोगों के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, उन लोगों को अच्छा पैकेज मिलता है, 1 लाख का, 1.5 लाख का, फिर से जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों इस समय अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में कनाडा में आना चाहते हो लेकिन आप कंफ्यूज हो कि +2 के बाद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा +2 के बाद आने का, क्या नुकसान होगा +2 के बाद आने का, तो ये जरा अगर आपको फैसला लेने में दिक्कत आ रही है तो आज मैं ट्राई करूंगा कोई ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है दे सकूं। अगर आपने सोच लिया है कि आपकी +2 खत्म करने के बाद आपको बैचलर्स ही करनी है, एट द सेम टाइम आपको ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं करने, कनाडा की फीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको इंडिया से बैचलर्स करनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप कनाडा में बैचलर्स करना चाहते हो तो बैचलर्स 3 साल की होगी या 4 साल की होगी। फॉर एन एग्जांपल अगर 1 साल की फीस 15,000 है और अगर आप 4 साल का बैचलर्स कर रहे हो 60,000 कैनेडियन डॉलर्स प्लस वो जो BCR GIC देनी है, यानी $80,000 आपके लग गए। और एक और बात मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होती है उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा होती है। और प्लस अगर आप 3 साल का या 4 साल का अगर प्रॉपर बैचलर्स डिग्री करते हो तो उसकी वैल्यू इंडिया में भी रहेगी। तो अब मान लीजिए आपने पैसे का इंतजाम कर दिया है और आपने सोच लिया कि भाई बैचलर्स करनी है, या फिर आपने सोच लिया ठीक है बैचलर्स नहीं करनी है, मैं वो जो नॉर्मल सा जो 1 साल का 2 साल का जो कोर्स होता है वो कनाडा के किसी कॉलेज में कर लूँगा, यूनिवर्सिटी में नहीं करूँगा, तो भी +2 के बाद आने में कुछ दिक्कतें आती है। तो जरा उन दिक्कतों की बात करते हैं। तो अब दोस्तों जो बच्चा इंडिया से +2 के बाद कनाडा में आता है उसको और भी बहुत सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ता है, लेकिन ये जो भी दिक्कत है इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अब ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई +2 के बाद जो बच्चा यहाँ पे आता है उसका जो मैच्योरिटी लेवल होता है वो कम होता है अगर हम कंपेयर करें जो यहाँ बैचलर्स करके आते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल ही सही है क्योंकि एज कम है। अगर आप +2 के बाद आ रहे हो तो आप 18 या 20 साल की उम्र में कनाडा में आ जाओगे, तो जो आपका मैच्योरिटी लेवल है वो कम है। तो +2 के बाद सबसे बड़ा फियर ये होता है कि हम पराए मुल्क में जाके इस तरीके से रहेंगे, वहाँ कोई हमारा दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन भी नहीं है, और किस तरीके से पूरा का पूरा सेटिंग होगा, कुछ किस तरीके से मम्मी पापा से हम दूर रहेंगे। क्योंकि जो 12वीं की एज होती है वो छोटी एज होती है, बैचलर्स के बाद तो फिर भी आपके पास मैच्योरिटी आती है, कॉलेज में जाते हो, ठीक है, रैगिंग होती है, रैगिंग करते हो तो थोड़ा बहुत बंदा सेट हो जाता है। लेकिन 12वीं की एज बाली उम्र है तो वो बंदे को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। मैं आपको यही बोलूँगा कि 12वीं के बाद बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और वो अकेले यहाँ पे रहते भी है। अब सेकंड ड्रॉबैक ये भी होता है कि अगर आप +2 के बाद यहाँ पे आते हो तो जो 12वीं के बच्चे होते हैं ना, इनको जरा इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ। अगर आपका फ्रेंड आपको बोलेगा क्या पागल की तरह बैठा रहता है, दारू सिगरेट पी, क्लब में जा, डांस कर, जनरली जो 12वीं का बच्चा होता है ना उसके जो चांसेस होते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस को अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड करने की वो ज़्यादा होते हैं। ये जो बीमारी है ना ये मैनेजेबल है। स्ट्रॉन्ग होकर आओ, डेली मोटिवेशन कंज्यूम करो, अच्छी बुक पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं होगा। तो अब जो 12वीं वाले बच्चे होते हैं उनको और एक जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि उनको होम सिकनेस सबसे ज़्यादा होती है। मम्मी पापा से दूर वो कभी रहे नहीं होते और एकदम से जब वो पूरा का पूरा देश, खाना पीना सब कुछ दोस्तों को छोड़ के कनाडा में आते हैं, तो अगर कोई दिक्कत उनके ऊपर आती है, स्ट्रगलिंग फेस उनके ऊपर होता है, तो उन्होंने कभी लाइफ में स्ट्रगल किया नहीं होता है, तो सबसे पहले उनको फॉल बैक करने की यानी इंडिया जाने की, वापस से घर वापसी की याद आती है। स्ट्रगलिंग सीनियरियो का सिस्टम ऐसा है कि स्ट्रगल तो यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप +2 के बाद आओ, चाहे बैचलर्स के बाद आओ, चाहे PR के बाद आओ। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा तो स्ट्रगल करने में जो थोड़ी बहुत जो कंफर्टनेस आ जाती है एक्सपीरियंस की वजह से वो हो सकता है। लेकिन स्ट्रगल तो सबको यहाँ पे करना ही है, और जो कि अच्छी बात है क्योंकि आप जितना खुद को घिसोगे उतना ही चमकोगे। स्ट्रगल करे बिना कुछ हासिल नहीं होता। बात करते हैं अगली दिक्कत की। बहुत सारी दिक्कत है। अब जिस तरीके से अगर आप +2 की एज में हो, ठीक है, तो आप जो ज़्यादातर जो आपके जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं वो आपकी मम्मी या पापा लेते हैं, ठीक है, तो आप बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो। कोई भी छोटा या बड़ा फैसला लेना हो, फ़ोन लेना हो या फिर कोई भी तरीके की शॉपिंग करनी हो, आपको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है अपने घर वालों से, क्योंकि आपने खुद ने पैसे कभी कमाए नहीं है, खुद ने कभी सेव भी नहीं किए। लेकिन जब आप कनाडा में आते हो तो आप खुद पैसे कमाओगे। लेकिन अगर आपने इंडिया में कभी पैसे कमाए नहीं है, सेव नहीं करे, तो यहाँ पे आपको सेविंग का जो नॉलेज है वो थोड़ा बहुत कम होगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि यहाँ आने के बाद आप टारगेट बना दो कि भाई नेक्स्ट ईयर की जो फीस है वो मैं खुद निकालूंगा, मेरे घर वालों से नहीं मांगूंगा। चलिए खुद को एक टारगेट दो कि अगर मेरी साल की फीस इतनी है तो 6 महीने में मुझे कितने सेव करने हैं, डिवाइड करो, मतलब एक्जैक्टली महीने में कितने सेव करने हैं, फिर उसको 4 वीक से डिवाइड करो, एवरी वीक मुझे कितने पैसे सेव करने हैं। और फिर जो भी फालतू के जो भी लाइबिलिटीज़ होती है उस सब के चक्कर में स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं पड़ना। कोई आईफोन नहीं लेना लोन पे, कोई गाड़ी नहीं लेनी लोन पे, कोई भी ऐसा शौक नहीं पालना जिसकी वजह से जो आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली उस शौक को पूरा करने में चले जाए। क्योंकि यहाँ पे लोग शौक में सारी की सारी चीज़ें ले आते हैं। कनाडा की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि यहाँ आते आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा $1,000 का, ठीक है। नियो और दूसरी अलग अलग कंपनियों के क्रेडिट कार्ड लोगे तो और भी आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। कोई भी चीज़ लेनी है लोन पे आप ले सकते हो, चाहे गाड़ी लेनी हो, चाहे फ़ोन लेना हो। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे आने के बाद ये सारी की सारी चीज़ों को ले लेते हैं। फिर वो पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाता है उनका। नेक्स्ट ईयर की फीस भरी नहीं होती है, इंडिया से लोन लेके आए होते हैं।
हैं और फिर पे चेक टू पे चेक जीते हैं, और फिर वो वाली जो दिक्कत है ना उसको पूरा डेप ट्रैप की साइकिल में धीमे धीमे फंसते चले जाते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि बिल्कुल जितना खर्चा करने की ज़रूरत है उतना ही खर्चा करो, जो पैसा बचे चुपचाप सेव करो। और अगर खुद से सेविंग करना नहीं आता तो मम्मी को बोलो कि मम्मी हर महीने इतने पैसे मुझसे मांग ही लेने के, हर हफ्ते, सॉरी इंडिया में महीने का हिसाब होता है, यहाँ हफ्ते का हिसाब होता है, सीधा इंडिया में भेजो और फिर फीस भरने के टाइम पे दोबारा मंगवा लो। अब जरा एक और दिक्कत की बात करते हैं। बहुत सारी दिक्कत है मानता हूँ, लेकिन ये सारी की सारी दिक्कत बहुत सॉल्वेबल है, आप सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। दूसरी दिक्कत ये है कि अगर आप +2 के बाद आओगे तो आपके पास इंडिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बैचलर्स डिग्री नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो CRS स्कोर है वो कम होगा। अभी अगर आपका CRS स्कोर कम होगा तो फिर सीधी सी बात है आपको भूल जाने का कि आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR ले सकते हो। और अगर आपको LMIA भी मिल गया, ठीक है, जनरली बहुत इजीली नहीं मिलता है, LMIA लोग सेटिंग से लेते हैं, पैसा खिला के लेते हैं, या फिर कोई लेबर जॉब में सबवे में काम करेंगे और फिर उसमें बोल देंगे कि मेरे को सुपरवाइजर या मैनेजर बता दो, और फिर उनसे सेटिंग से LMIA लेते हैं, जो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। PR तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, हर किसी को मिलता है, लेकिन उसके लिए फिर एक अलग स्ट्रगल करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप टोरंटो में पढ़ाई करते हो, ठीक, 2 साल आपने पढ़ाई करी, बैचलर्स कर रहे हो तो 3 या 4 साल आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी। अब उसके बाद आपके अगर पॉइंट्स नहीं हो रहे हैं तो फिर माइंड में इंडिया से प्रिपेयर होकर आना, गालियाँ मत देना कनाडा को कि कनाडा में मेरे पॉइंट्स नहीं हो रहे, कनाडा में मेरे को PR नहीं मिल रहा है, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि आपके पॉइंट्स आप इंडिया में इस समय CRS स्कोर का कैलकुलेटर अगर आप चेक करोगे ना, आप देख सकते हो आपका कितना स्कोर हो रहा है। तो आपके पॉइंट्स नहीं होने वाले अगर आप +2 के बाद आते हो एक्सप्रेस एंट्री में। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि भाई मेरे दोस्त थे यहाँ पे +2 के बाद यहाँ पे आए थे, वो लोग प्रिपेयर थे, उन लोग का जैसे ही यहाँ पे कॉलेज खत्म हुआ ना वो तुरंत ही मैनीटोबा में मूव हो गए, क्योंकि उस टाइम पे मैनीटोबा में PNP मिलने की जो पॉसिबिलिटी थी ज़्यादा थी। अब ये भी रूल चेंज होते रहते हैं, अब नोवा स्कॉटिया में थोड़ी ज़्यादा है, कभी एल्बर्टा में ज़्यादा होती है, तो ये भी थोड़ा बहुत रूल्स हिलते रहते हैं। लेकिन हाँ, PNP में जो PR मिलने के जो चांसेस है वो थोड़े ज़्यादा है। आज की तारीख में तो केस ऐसा है ना, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ CRS स्कोर कुछ 550 के आजू बाजू है। जिन लोगों ने इंडिया में बैचलर्स कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है, उनका 1-1, 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोग का भी ये CRS स्कोर नहीं हो रहा है, उन लोगों को भी मूव होना पड़ रहा है। और मैं बैचलर्स करके आया हूँ, मेरा 2 साल की पढ़ाई भी कनाडा में ख़त्म हो गई और 1 साल का एक्सपीरियंस भी खत्म हो गया, लेकिन CRS स्कोर जिस तरीके से इतना अभी ऊपर आसमान छू रहा है, मेरा भी यहाँ पे PR होने का जो सिस्टम है थोड़ा हार्ड है। तो मैं प्रिपेयर हूँ, ऑलरेडी प्रिपेयर था कि भाई नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई दूसरी प्रोविंस में चले जाएंगे, PNP प्रोविंस में जाके PR ले लेंगे, क्योंकि PR एक टारगेट नहीं है, PR एक रिक्वायरमेंट है जो पूरी होगी। लेकिन PR प्लस करियर, और मैं तो ऐसा बोलता हूँ PR प्लस करियर प्लस बिजनेस वाला करियर, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे PR होने के बाद भी लाइफ सेट नहीं होने वाली है। लाइफ सेट करने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, और जॉब से भी लाइफ सेट नहीं होती है, कोई ना कोई बिजनेस ही करना पड़ता है। खैर वो सारी की सारी बातें जो है फ्यूचर की वो बाद में करेंगे। 12वीं के बाद आ रहे हो तो फिर रेडी रहना कि PR PNP प्रोविंस में जाके ही लेना पड़ेगा। और अगर आपका कोई स्कोर बहुत ही खतरनाक हो गया, LMIA मिल गया लीगली, तो फिर चांसेस है थोड़े बहुत कि आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR मिल सकता है। लेकिन माइंड में प्रिपेयर रहना कि फिर नोवा स्कॉटिया, एल्बर्टा, सस्केचुआन, वाटरलू, पता नहीं जो भी जगहें होती है PNP प्रोविंस वाली, वहीं जाके आपको PR लेना पड़ेगा। अब दोस्तों दिक्कतों की बहुत बात कर ली है। जनरली मेरे को दिक्कतों की बात करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मेरे को हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना ही अच्छा लगता है। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है, और अगर रियलिटी को पहले से पता होगा, तैयार हो क्या होगे, और अगर तैयार हो क्या होगे तो फिर किसी का बाप आपको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता, दिमाग में टेंशन नहीं डाल सकता। तो अब बात करते हैं कि कनाडा में अगर आप +2 के बाद आते हो तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो फायदे में सबसे पहला फायदा यही होगा भाई, आप 18 साल 20 साल की उम्र में आ जाओगे। अब आप यहाँ पे आओगे, आप खुद से पैसे कमाने चालू कर दोगे, खुद से सेविंग करना छोटी उम्र में सीख जाओगे, घर वालों से दूर रहना सीख जाओगे, खुद का खाना बनाना, खुद के बर्तन मांजना, मतलब प्रॉपर बंदा बन जाओगे, आर्मी टाइप लाइफस्टाइल आपका हो जाएगा। तो अगर इस तरीके का लाइफस्टाइल होगा तो सीधी सी बात है, जो जितना मेहनत करता है, जो जितना स्ट्रगल करता है, वो उतना आगे जाता है। छोटी उम्र में अगर आओगे तो छोटी उम्र में यहाँ पे आपका कॉलेज भी खत्म होगा, छोटी उम्र में जल्दी से जल्दी वर्क परमिट पे भी आ जाओगे, PR भी ले लोगे। और PR मिलना सक्सेसफुल वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप 18 या 19 या 20 साल की उम्र में आप आते हो, मैं बोलता हूँ 4 या 5 साल भी अगर PR मिलने में लग गए तो भाई 24-25 की उम्र में आप PR हो जाओगे। और इस समय अगर आप इंडिया में देखोगे तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय बैचलर्स करने के बाद कनाडा में आने का सोच रहे हैं, लेकिन सोचते ही रह रहे हैं। उन लोग को भी वही टेंशन हो रही है जो इस समय आपको हो रही है कि किस तरीके से पैसे का इंतजाम करेंगे, किस तरीके से फीस का इंतजाम करेंगे, किस तरीके से हम कनाडा में अकेले रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, नहाएंगे धोएंगे। और इवन जो लोग इस समय डायरेक्ट कनाडा में PR लेकर आना चाहते हैं, शायद 28 या 30 साल की उम्र वाले जो होते हैं, वो लोग को भी ये टेंशन होती है। अब उन लोग की टेंशन अलग होती है, उनको ये टेंशन होती है कि किस तरीके से हम हमारी फैमिली को कनाडा में लेके जाएंगे, किस तरीके से हम वहाँ खुद सेटल होंगे, किस तरीके से कनाडा में जाके हम हमारी जॉब ढूंढेंगे। सबसे बड़ी बात उनको ये दिक्कत होती है कि इस समय वो लोग अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे होते हैं तो उनको ये टेंशन होती है कि भाई इंडिया में इतनी मेहनत करी है, बिजनेस सेटअप किया है, ये छोड़ छाड़ के अब कनाडा में जाना पड़ेगा, वहाँ फिर से जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर अगर इस समय वो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी उनकी जो पोजीशन है थोड़ी बहुत ऊपर चली गई होगी, प्लस उनको भी एक कंफर्ट जोन आ गया होगा, तो वो लोग को भी ऐसा लगता होगा कि भाई यार जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, कंफर्ट जोन छोड़ के जा रहा हूँ, बीवी बच्चे हैं मेरे, किस तरीके से उनके खाने पीने का ध्यान रखूंगा, खुद का ध्यान रखूंगा, वहाँ पे ऐसा हो गया वैसा हो गया।
तो ये जो ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सबके दिमाग में आता है, खाली 12वीं वालों के दिमाग में नहीं आता है। लेकिन ये सारी की सारी टेंशन आप जल्दी ले लोगे तो जो लोग 25 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, 35 साल के होंगे, उस समय सोच रहे होंगे हमको कनाडा में जाना है, सेटल होना है, ठीक है, मूव होना है, तो आप ऑलरेडी सेटल हो चुके होंगे। तब तक आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी होगी। और ये जो डिग्री होती है, चाहे कॉलेज की हो, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, चाहे आप यहाँ पे पीजी, यूजी, बैचलर्स करो या कोई भी तरीके का कोर्स करो, ये आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई करने से ये गारंटी नहीं होती कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल बन जाओगे। अगर इस समय अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप +2 के बाद अगर कनाडा में आओगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, तो आपको टेंशन हो जाएगी। तो उसी बंदे को पूछो कि ठीक है भाई, मैं इंडिया में बैचलर्स करूँगा और मैं कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से मास्टर्स करूंगा, क्या गारंटी है कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा? अब सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है मेरे दोस्तों। अब किसी को अगर $1 लाख का पैकेज लग गया तो वो खुद को सक्सेसफुल समझता है, किसी को 1 मिलियन का पैकेज लग गया तो भी वो खुद को सक्सेसफुल नहीं समझता, कि वो सोचता है कि भाई मैं 1 मिलियन कमा रहा हूँ, लेकिन भले 5 लाख कमाऊँ, लेकिन मुझे जॉब से नहीं कमाना है, बिजनेस से कमाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर आप +2 के बाद आते हो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है या फिर आप फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये छोटे मोटे 2 साल के जो कोर्स है वो लेने पड़ रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्योंकि जो लोग यहाँ +2 के बाद आते हैं, जिन्होंने सोच ही लिया होता है कि भाई हमको तो आना है, देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, और अगर उनको पढ़ाई भी करनी होती है तो भाई वो लोग जनरली PR तक का वेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो 25 के बाद कोई बैचलर्स करके आ रहा है, 28 के बाद भी पढ़ाई करने आते हैं, कोई 32 साल की उम्र में भी पढ़ाई करने आते हैं, तो अगर आपका 24 साल की उम्र में PR हो गया तो आपकी लाइफ अभी स्टार्ट ही हुई है। अगर आपको लगता है कि कुछ अरमान रह गए, पढ़ाई करनी है, कोई स्किल जगानी है, आपके पास रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, आपने ठोकर खाई होगी 4 साल, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी स्किल चाहिए, कौन सी फील्ड में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, सॉरी कौन से यूनिवर्सिटी में जाना है, तो PR के बाद अगर फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो आपकी फीस भी कम लगेगी। अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट से साल का $15,000 अगर गवर्नमेंट चार्ज करती है, तो वही कैनेडियन होल्डर से, कैनेडियन PR होल्डर से या फिर कैनेडियन सिटीजन से वो लोग $4,000 या $5,000 लेते हैं। तो आपका ये फ़ायदा होगा कि वही सेम कोर्स जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट 15,000 में करता है, वही एक डोमेस्टिक स्टूडेंट यानी PR वाला स्टूडेंट 4-5 हज़ार में करता है। पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती, जिस उम्र में पढ़ाई करना चाहो आप कर सकते हो, और पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, नालायक बच्चा, नहीं पढ़ने वाला बच्चा कहीं नहीं पढ़ सकता है। और पढ़ाई करने के बाद ही कामयाब बना जाता है, पढ़ाई करने के बाद ही पैसा कमाया जाता है, पढ़ाई करने के बाद ही सक्सेसफुल बना जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे लिखे लोग मेरे हिसाब से सिर्फ जॉब ही करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास, जो लोगों के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, उन लोगों को अच्छा पैकेज मिलता है, 1 लाख का, 1.5 लाख का, उनमें हिम्मत नहीं होता है कि अपनी नौकरी छोड़ के एक स्टार्टअप स्टार्ट करने का। लेकिन हमारे जैसे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, उनको पता होता है हमको 50,000, 60,000, 70,000 का ही पैकेज लगने वाला है, होने के लिए इतना कुछ होता नहीं है, पढ़ाई करने के लिए, हसल करने के लिए पूरी लाइफ होती है, तो वो लोग हसल करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जो इंडिया में रूल है वही यहाँ रूल है। बिजनेस वही करता है जो सेंटर में बैठता है क्लास में, ना पीछे ना आगे। आगे वाले करते हैं जॉब, पीछे वाले कुछ अलग ही करते हैं, सेंटर वाले सब कुछ करते हैं। जिस तरीके से मेरा पैशन है वीडियो बनाना, बिजनेस करना, तो मैं वो वाली स्किल्स जगा रहा हूँ। नौकरी भी कर रहे हैं, क्योंकि PR लेना है तो नौकरी भी करनी पड़ेगी, और अच्छी नौकरी कर रहे हैं, स्किल वर्क वाली कर रहे हैं। तो बस लास्ट में आपको इतना ही बोलूँगा, खुद का सपना है, भरोसा रखो खुद पे। +2 के बाद आना है, बैचलर्स के बाद आना है, मास्टर्स के बाद आना है, या फिर सीधा PR लेके आना है, या फिर कनाडा आना है कि नहीं आना है, वो सारी की सारी बातें दूसरी है। लेकिन खुद पे भरोसा रखोगे और जिस फील्ड को शिद्दत से चाहोगे, पैशनेट वाली फील्ड में अगर पैसा कमाने का ट्राई करोगे, तो लाइफ में 110% आपको सक्सेस मिलेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करो, कोई नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट करो, और मोटिवेशन देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं मोटिवेट हूँ आपको और मोटिवेट करने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।